हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी राइट इन लैंड, किसी भी ज़मीन में मालिकाना अधिकार के संबंध में। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इसके डेवलपमेंट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में किस तरीके से हुए, जैसे कि हिंदू पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में और ब्रिटिश पीरियड में। हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं पीरियड में इस आधार पर कि जब हिंदू रूलर्स थे उनके समय में क्या डेवलपमेंट्स हुए, मुस्लिम पीरियड में जो रूलर थे उनके समय में क्या डेवलपमेंट्स हुए, और जब ब्रिटिश का अराइवल हुआ था इंडिया में उनके समय क्या चेंजेस आए थे। तो इस आधार पर उनको पढ़ते हैं। जो सब टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कि राजा ने किस तरीके के बदलाव संपत्ति की मालिकाना हक में किए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो टेनेंसी लेजिस्लेशन से हैं, जैसे कि रेंट रिकवरी एक्ट का, आगरा टेनेंसी एक्ट का जो 1901 का है, 1926 का है, अवध रेंट एक्ट है 1921 के बारे में, यूपी टेनेंसी एक्ट है, और जितने भी टेनेंसी से रिलेटेड लेजिस्लेशन है वो हम उसमें कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम ज़मींदारी से रिलेटेड जो सैलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम डेफिनेशंस, जो भी डेफिनेशंस इस लेजिस्लेशन में कवर्ड है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी ओरिजिन से। इसकी ओरिजिन में हम जब पढ़ेंगे तो मनु के विचार पढ़ेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद के विचार पढ़ेंगे, और जो भी जो हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम के, हमारे समय के जब मनु थे या फिर जिनकी स्टार्टिंग में जो जूरिस्ट थे उनके क्या विचार थे इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले जो मनु की एक थ्योरी थी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी, जिसको हम इस तरीके से जान सकते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई वस्तु है जो किसी का क्लेम नहीं है, जिस पर किसी के दावे नहीं है कि ये संपत्ति मेरी है, समझना इस चीज़ को कि ऐसी कोई भी वस्तु जो किसी का क्लेम नहीं है, किसी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वह उस व्यक्ति की बन जाती है जो उस पर क्लेम करता है या उससे संबंधित कोई भी अपना अधिकार जताता है। जैसे कि खाली जंगल हैं, उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति जंगल को साफ करता है जंगल उसके हुए। अगर कोई भी जानवर है जो उस जानवर को पालतू बनाता है या उसको यूज़ करता है, वो जानवर भी उसका हुआ। तो इस तरीके से जो उसकी बिलोंगिंगनेस को दिखाता है, जो उस पर अपना अधिकार दिखाता है, वो उसका हुआ। जैसे कि मोहम्मद साहब ने क्या बताया है, उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति किसी भी ज़मीन को उसका कल्टीवेट करेगा वो उसको एक्वायर भी करेगा। तो उनके विचार इस तरीके से थे। तो भूमि के संबंध में जो उसकी ओरिजिन थी मनु के अकॉर्डिंग या मोहम्मद साहब के अकॉर्डिंग, वो इस प्रकार थी। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदू पीरियड में क्या था। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या जो राजा था वो सभी संपत्ति का मालिक माना जाता था या उसका संरक्षक माना जाता था? क्योंकि जब हम विचार पढ़ते हैं हिंदू पीरियड्स में तो जो भी हिंदू जुरिस्ट थे या सेजेस थे तो उनके विचार ये थे कि जो राजा है, जो सोवरियन है, जो संप्रभु है, वो किसी भी ज़मीन का मालिक नहीं होता था। क्योंकि इनके संबंध में जब हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, संविदा को पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो, इनकी तीनों की अलग अलग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जिन्होंने बताया था कि एक राजा और जनता के बीच में एक करार हुआ था। वो करार ये है कि राजा सभी की संरक्षण करेगा, सुरक्षा करेगा, देखभाल करेगा, और उसके बदले में लोग उसको टैक्स पे करेंगे और अपने बेहाफ पर डिसीजन लेने के लिए उसको शक्तियाँ देंगे कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते। तो राजा को उन्होंने अपनी शक्ति ट्रांसफ़र की, पावरफुल बनाया राजा को। राजा उनका एक प्रोटेक्टर के रूप में, एक संप्रभु के रूप में उनके बिहाफ पर डिसीजन लेने के लिए एक बड़ी अथॉरिटी बनाई। तो उसी तरीके से राजा का काम संरक्षण करने का होता है। तो वो अपना एक शेयर मांग सकता है संपत्ति में से, लेकिन अपनी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो सोर्स ऑफ लॉ है हमारे, जब हम हिंदू लॉ को पढ़ेंगे, जैसे कि हम स्मृतिज़ को पढ़ते हैं, श्रुतिज़ को पढ़ते हैं, धर्मसूत्रास को पढ़ते हैं, शास्त्रास को पढ़ते हैं, वेदास को पढ़ते हैं, तो ये हमारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम अपना लीगल अपनी चीज़ों को देखते हैं कि लीगल स्टैंड क्या था, हमारी स्टार्टिंग की पोजीशन क्या थी, ये प्रेजेंट चीज़ किस तरीके से इवॉल्व होके आई हैं। तो हमें सबसे पहले एक कंडीशन क्लियर हुई कि जो राजा होता था वो ज़मीन का ओनर नहीं होता था। दूसरा, क्या कोई राजा संपत्ति को किसी को दे सकता था?
अगर राजा संपत्ति का मालिक नहीं है, क्या वो किसी को दे सकता है? तो इसके संबंध में हम जब भी इन चीज़ों को ट्रेस करते हैं तो इस आधार पर ट्रेस करते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में किस तरीके से इनके बारे में मेंशन किया हुआ है, या जो भी अगर हमारे पास कुछ हमारे साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम क्लेम कर सकते हैं कि ये ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है, या ऐसा इन शास्त्रों में लिखा है, या फिर ऐसी प्रैक्टिसेस उस समय थी, ऐसा माना जाता था, या जो भी फॉरेनर्स इंडिया में विज़िट किए थे उन्होंने अपनी ट्रैवल डिस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ों का मेंशन किया था। इनके आधार पर हम चीज़ों को समझते हैं। तो उसमें बताया था कि राजा कोई भी संपत्ति को किसी को नहीं दे सकता, कोई भी संपत्ति को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये सभी के लिए बिलोंग करती थी। ठीक है, ये समझ लगा। और फिर दूसरा है कि जो कल्टीवेटर होता है, जो लैंड को कल्टीवेट करता है, क्या वो ज़मीन का ओनर हो सकता है या वो भी ओनर नहीं होगा? अब आप समझें इस चीज़ को कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको बोला जाता है कि ये ज़मीन आपको दी जाती है, एक स्मॉल सेगमेंट आपको दे दी जाता है कि आप इस पर खेती कीजिए और इससे आई हुई उपज को कुछ हिस्सा आप अपने लिए रखिए, बाकी आप राजा को दीजिए। अगर आपको कुछ उसके मालिकाना हक नहीं दिए जाते तो आपके पास क्या इंसेंटिव्स है? आप क्यों ज़्यादा काम करेंगे? क्यों आप उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए मेहनत करेंगे? तो व्यक्ति को इंसेंटिव देने के लिए एक उसको लगाव बने संपत्ति के प्रति या उस भूमि के प्रति, तो उसको ओनरशिप राइट दिए जाते हैं, ताकि क्योंकि संपत्ति के संबंध में भी कई विचारकों ने बोला था कि किसी व्यक्ति को संपत्ति नहीं देनी चाहिए, वो अधिक अर्जित करेगा और संपत्ति को ही अर्जित करने के बाद उसका कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए कोई भी काम नहीं रहेगा। तो इस आधार पर इंडिविजुअल ओनरशिप को बताया गया, जबकि कोई भी भूमि है जो कल्टिवेबल भूमि है, जिसको कल्टीवेट किया जा सकता है, जिसको जोता जा सकता है, वहाँ उनको इंडिविजुअल राइट देने चाहिए। अब इसके बाद एक तो जो लैंड होती है जिसको कल्टीवेट किया जा सकता है, जिसको जोता जा सकता है, और ऐसी भूमि जिसको जोता नहीं जा सकता, जो वेस्ट लैंड होती है, वो ओनरशिप सभी के लिए मानी जाती थी। और जो हमारे वेदास हैं वहाँ पर इस तरीके की जो कम्युनल ओनरशिप होती है, मतलब सभी कम्युनिटी की एक ओनरशिप होती है, उस तरीके के बारे में मेंशन नहीं था, क्योंकि हम वहीं से ट्रेस करते हैं अपनी लॉ की ओरिजिन को। और कई जगह ये भी यूज़ होता है, मतलब बताया जाता है कि किसी भी संपत्ति के बारे में जो उसका बेनिफिशियल यूज़ करता है, जिसको अपने लैंड के बेनिफिट के लिए यूज़ करता है, तो वो उसका एक क्लेमेंट बन जाता है। तो और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि एडवर्स पोजेशन, जब हम बाद में पढ़ेंगे कि एक्विजिशन ऑफ राइट बाय एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन को हम उस तरीके से देखते हैं, ओनरशिप और पोजेशन को आप समझे। पोजेशन मतलब होता है किसी चीज़ पर कब्जा करना, ओनरशिप मतलब होता है उसकी मालिकाना हक होना उस पर। मान के चलिए आप इस चीज़ को कि आप किसी लैंड के ओनर हैं, आप लॉफुल ओनर हैं उस लैंड के, और उस ज़मीन को दूसरा व्यक्ति एक लंबे समय से, वो समय कानून द्वारा प्रेस्क्राइब्ड भी हो सकता है, जैसे 12 साल, तो आपने उसका पीसफुल पोजेशन रहा और डिस्टर्ब नहीं किया आपको उस समय तक, तो आप प्राइमा फेसी उसके ओनर कंसीडर किए जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लैंड के लॉज को पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी मालिकाना अधिकार के बारे में, तो एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना, इस तरीके से अधिकार किस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि पोजेशन का जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, न्यायशास्त्र को पढ़ते हैं, तो पोजेशन का एक अहम भूमिका रहती है जब हम किसी भी ज़मीन में एक हक लेते हैं। क्योंकि जो पहले जोतेदार हैं, जो भी व्यक्ति है जिसका ओनर है, उसका ओनर है, वो अपनी ज़मीन को एक एडवर्स पोजेशन के द्वारा खो सकता है, क्योंकि सूत्राज पीरियड में इसके बारे में मेंशन किया गया था। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है जो उसको होल्ड करा है, तो उसके फेवर में वो राइट चले जाते हैं, क्योंकि उसने लंबे समय तक उसको ओन किया है, क्योंकि आपने कभी चैलेंज ही नहीं किया इस चीज़ को। और फिर स्मृति पीरियड में जैसे विष्णु स्मृति थी, उसमें भी इसके बारे में मेंशन किया है, और प्रेजेंटली भी यही पोजीशन है इसके बारे में। और फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि हिंदू रेवेन्यू सिस्टम किस प्रकार का था। रेवेन्यू मतलब होता है राजस्व का। सबसे छोटी यूनिट हमारे यहाँ पर गाँव होती है, और उस गाँव का जो हेड होता है, पहले उसको जानते थे ग्रामाधिपति, ग्राम का जो पति होता है, जैसे कि ग्राम का हेडमैन जो होता है, ठीक है।
क्योंकि उसको शेयर देना पड़ता राजा के लिए। राजा डायरेक्ट छोटी यूनिट से नहीं मांग सकता, क्योंकि अगर कुछ कम व्यक्ति हैं तो वो आपस में शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन संख्या अधिक बढ़ जाती है तो प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटी छोटी इकाइयाँ बनी जाती हैं और हायरकीज़ बनाई जाती हैं। तो इसी तरीके से किंग का एक शेयर रहता था रेवेन्यू लेने का और रीडिस्ट्रीब्यूट करने का भी एक मेथड के अकॉर्डिंग एक रहता था कि किस तरीके से वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि हमारे ग्रंथों में इस तरीके से बताया गया है कि राजस्व के लिए कि राजा इस तरीके से ले कि पता ना चले, कि अगर राजस्व लिया पता नहीं चले, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट वितरण इस प्रकार से करे कि जहाँ पर कम है उनको अधिक मिल जाए और जिनके पास ऑलरेडी है उनको मतलब एक बैलेंस वे में उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मुस्लिम पीरियड में क्या इसको लेके आइडियाज़ थे। मुस्लिम पीरियड में ऐसा कोई डिवीज़न तो है नहीं है क्लियर कट हिंदू मुस्लिम पीरियड का, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग पीरियड थे। तो मुस्लिम जो रूलर थे उनका एक ये प्रिंसिपल था, जब भी कोई रूलर किसी भी ज़मीन को कन्वर्ट करता था, किसी भी ज़मीन को जीतता था, तो उसके पास ऑप्शंस होते थे कि या तो उस ज़मीन को मुस्लिमों में बांट दे, या अपने सोल्जर्स में डिवाइड कर दे, या फिर जिसकी ज़मीन है उसको उसी पर छोड़ दे और उस पर किसी प्रकार का कर दे, जैसे कि जजिया कर है या फिर खैराज कर है। इस तरीके का एक रेवेन्यू सिस्टम था। जो खिराज था ये शुरुआत में नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज किया जाता था, लेकिन बाद में इसको मुस्लिम्स पे भी इम्पोज करने लगे। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जो ज़मीन जिस तरीके से कन्वर्ट की हो, जीती गई हो, वो मुस्लिम्स में बांटती हो। लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो उसके सैनिक होते थे उनको जागीर के रूप में दे दिया जाता था, सैलरी के रूप में दे दिया जाता था, जिनको बाद में जागीरदार बोलते थे। ये वर्ड अभी भी मेंशन है, क्योंकि ये उस पीरियड के वर्ड हैं जब ओरिजिन उनकी तभी से मानी जाती है। ठीक है। और ये जो ज़मीन जो दी जाती थी ये ज़्यादातर एक तरीके की वेस्ट लैंड होती थी, अरेबल नहीं होती थी। तो इसके बाद इसमें भी देखा जाता था कि ये किस तरीके से कर का निर्धारण करते थे। अगर कोई ज़मीन की पैदावार अच्छी है तो उसके आधार पर टैक्स दिया जाता था, राजस्व लिया जाता था। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश पीरियड था उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो मुस्लिम पीरियड में और जो चीज़ें थी। जो मेजर डिफरेंस होता था हिंदू पीरियड में और मुस्लिम पीरियड में वो इस तरीके से था, क्योंकि जो राजा का हक होता था प्रोड्यूस में वो 1/6 होता था हिंदू पीरियड में, और खिराज में जो था मुस्लिम पीरियड में वो 1/3 था, जो भी प्रोड्यूस होती है, जो ग्रॉस प्रोड्यूस है, जो टोटल उपज है उसका। औरंगजेब ने जब इसको इम्पोज किया था उसने हाफ कर दिया था। लेकिन जो बेस्ट था वो जब हम पढ़ते हैं अकबर के शासनकाल के बारे में, उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था उस समय का, ऐसी मिनिस्ट्रीज तो नहीं थी, लेकिन टोडरमल जो थे वो वित्त से संबंधित, राजस्व से संबंधित चीज़ों को देख रेख करते थे। उन्होंने इस तरीके का एक सिस्टम बनाया था कि कोई भी तरीके की आर्बिट्रीनेस नहीं रहे इसमें टैक्स इम्पोजिशन करने के लिए। ज़मीन की कैपेसिटी के आधार पर, जो उसकी सही मायने में कैपेसिटी है उसके आधार पर उसको टैक्स किया जाए। और ये जो उनका सिस्टम था, टोडरमल का टैक्सेशन सिस्टम था, इसको रैयतवारी सेटलमेंट भी हम बोलते थे। तो इसके बाद हम ब्रिटिश पीरियड के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसको थोड़ा लिमिटेड करके सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो प्रेजेंटली 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश ब्रिटिश पोजेशन में कब आया था? ये जो पीरियड था इसका 1775 से लेके 1857 तक, ये कंप्लीट पीरियड में उत्तर प्रदेश को उनका ऑक्यूपेशन हो गया था। कई ट्रीटीज होती थी, संधियाँ, उनके बाद में ये गवर्न होने लगा ब्रिटिश लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आज हम जो उत्तर प्रदेश है जिसमें ओल्ड जो 3 प्रोविंसेस स्टार्टिंग में, जैसे अवध और आगरा, जिसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस भी बोलते थे, और बनारस, इन्हीं को फिर डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। फिर उन्होंने अपने लेजिस्लेशन से इसको गवर्न किया, जिसको हम आगे के लेजिस्लेशन में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।